गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर का नेम है आपका जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप लोग सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। आप सब ने कोर्ट्स के बारे में सुना है, अदालत के बारे में सुना है, न्यायपालिका के बारे में सुना है, क्या काम होता है आप सब लोग जानते हैं इस बारे में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ये आखिर जुडिशरी क्या होती है। ठीक है, पूरा इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं, इसके ऑर्गन्स समझते हैं, आखिर ये किस गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, किस तरह से है वो डिटेल में हम इस चैप्टर में जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। सो कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन रोल ऑफ द जुडिशरी, देन व्हाई इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द गवर्नमेंट, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। ठीक है, ये हम जानेंगे कि क्या सभी लोग जो हैं वो अदालत में जा सकते हैं, सभी के लिए अदालत एक्सेसिबल हैं, सभी की पहुंच तक हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन की हम बात करें, सो टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. ओके, यहाँ आपको एक फ़ोटो भी दिखाई दे रहा होगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसका इमेज लगी हुई है। ओके, साथ में अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में ही रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि रूल ऑफ लॉ। ओके, सो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए हमें एक जुडिशियल सिस्टम की आवश्यकता है, और यही जो पूरा मैकेनिज़्म है यह जुडिशरी कहलाता है। ठीक है, अगर आपका कोई अधिकार है, कोई राइट्स है, कोई कानून आपको मिला हुआ है, उसको उसका उल्लंघन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो आप उस कानून के लिए, वायलेशन हुआ है उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, सिस्टम है, यही जुडिशरी कहलाता है। अब जुडिशरी एक सरकार का ही एक ऑर्गन है, एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, बट ये उससे इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट किस तरह से है? सरकार के, गवर्नमेंट के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट है। तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव का वर्क होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है उनको इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का वर्क होता है कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये, क्योंकि न्याय दिलाने का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जस्टिस चाहिए, तो ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट संस्था है, और ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी लेजिस्लेटिव से, तो क्या होगा? देखो, लेजिस्लेटिव क्या है? जो लोग कानून बनाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम वोट दे के चुनते हैं, वो लोग संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहाँ कानून बनाते हैं। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो वो जो लोग हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कोर्ट के काम में दखल कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कोर्ट का डिसीजन है उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ही जो कोर्ट हैं, जो अदालत हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, सभी के लिए बराबर एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जाना। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी आखिर करती क्या है? सो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो जुडिशियल जो सिस्टम है, ये जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है, इसका उद्देश्य जो है वो क्या है?
जो डिस्प्यूट यानी जो झगड़े हैं उनको दूर करना है। अब वो डिस्प्यूट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? किसी दो सिटीजन्स के बीच में हो सकते हैं, नागरिकों के बीच में हो सकते हैं, या सिटीजन और गवर्नमेंट जो सरकार है या लोग हैं उन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। टू स्टेट गवर्नमेंट, दो राज्य सरकारों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश सरकार है, इसमें डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट यानी झगड़े हो सकते हैं। तो इन झगड़ों को रिजॉल्व करना, सुलझाना, इनका सॉल्यूशन ढूंढना, यही जुडिशियल सिस्टम का वर्क है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. देखिए, पार्लियामेंट में जो संसद है वहाँ हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वो लोग कानून बनाते हैं, पास कर देते हैं, फाइनली प्रेसिडेंट के पास वो का बिल जाता है, उनके साइन हो जाते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इस तरह से अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हुई है, लेकिन जुडिशरी को यानी कि न्यायपालिका को, जो कोर्ट है, अदालत को लगता है कि वो जो कानून पास किया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल सिद्धांत हैं कौन हमारे संविधान के, उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट अगर ये कानून पास हुआ है, तो उस कानून को ख़त्म करने का अधिकार जुडिशरी के पास है। ठीक है। उस कानून को स्ट्राइक डाउन करने का अधिकार जो है वो जुडिशरी के पास है, और इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, जुडिशरी यानी कोर्ट को लगा कि ये जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है वो सही नहीं है, वो संविधान के जो मूल उद्देश्य है, मूल सिद्धांत जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके खिलाफ जा रहा है, तो ये उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है जुडिशरी। ठीक है, ख़त्म कर सकता है, और इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। Now, every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if his or her फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर किसी भी तरह से हमारा कोई भी मौलिक अधिकार जो है वो हमसे छीना जाता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये जुडिशरी का कुछ रोल हो गया। नाउ व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, या फिर से देख लेते हैं। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउ द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखो, यही मैंने बताया कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। क्यों है? इसलिए है ताकि लेजिस्लेचर है क्या, लेजिस्लेचर वही लोग हैं जिनको हम इलेक्शन के टाइम पे वोट दे के चुनते हैं, जो लोग सरकार बनाते हैं। अब सरकार बनाते हैं तो उनके पास पावर है। ठीक है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं ये अपने हिसाब से अदालतों को चलाएंगे, अदालत का मिसयूज करेंगे, कोर्ट का मिसयूज करेंगे, कानून का उल्लंघन आराम से करेंगे और बच के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो अदालत है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा कि ये जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो सरकार में हैं, ये लोग मिसयूज ना करें अपनी पावर का, इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है, एक इसलिए है। दूसरा सिंपल सा है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। ओके, ये आइसोलेटेड यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ वायलेटेड आएगा, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, राइट्स हैव बीन वायलेटेड। ओके, तो ये सिंपल वही हो गया। तो इसीलिए क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आपका फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
नाउ अब हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अब भारत में क्या जो अदालतें हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, किस तरह से हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। जो हमारा 3 लेवल पर हमारी कोर्ट सिस्टम है इंडिया का। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम जिले लेवल की बात करें, जिला स्तर की बात करें, तो वहाँ जो कोर्ट है उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है उनको। स्टेट लेवल पर, एक राज्य स्तर पर आपकी क्या है, हाई कोर्ट्स बनी हुई हैं। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट। और एक राज्य में एक जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें तो वो क्या है, हाई कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है एक राज्य में। और इन सब के टॉप पर, एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो एपेक्स कोर्ट है हमारे देश में वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। आप इसके बारे में जान चुके हैं। ओके, तो ये आपका 3 लेवल्स हो गया। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल हाई कोर्ट्स, एंड एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ सेकंड पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। सो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, भारत में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड इसके जो चीफ जो जज हैं, जो इसको हेड करते हैं, उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो उसके बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं भारत में, जो अदालतें हैं, उन सबको मानने पड़ते हैं। दे आर बाइंडिंग टू follow the orders of the Supreme Court. Okay. Now third point is, in India we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by higher courts are binding on the lower courts. भारत में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी जो अदालतें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो भी हायर कोर्ट होगी उसके डिसीजन को लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जो निचली अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालतें हैं, उनको हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानना ही मानना है। एंड हाई कोर्ट को उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन मानना ही मानना है। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट को हमें बता दिया एक ही है न्यू दिल्ली में। तो हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इमेज जो है वो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की दी हुई है, यानी कि चेन्नई की। आज के टाइम पे बात करें तो तमिलनाडु में चेन्नई में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास है। पूरे भारत की बात करें 2019 तक का ये डेटा इसमें आपके पास अवेलेबल है यहाँ। तो 25 हाई कोर्ट्स अभी तक करेंटली हमारे यहाँ देश में हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमने जब बोला कि स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन स्टेट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन हाई कोर्ट उतनी नहीं है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि कुछ स्टेट्स की मिला के कंबाइन एक हाई कोर्ट है। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन हाई कोर्ट है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स की कंबाइन एक हाई कोर्ट है, जो कि गुवाहाटी आसाम में है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हाई कोर्ट का सिस्टम हो गया, जो कि स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर की अदालतें हैं। इसके बाद आपका आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम एक ज़िले में बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सिक्किम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाई गई है, नामची, साउथ सिक्किम की। ओके, तो और क्या क्या नाम से हम इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जानते हैं? इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं, दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट बोल देते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं, द एडिशनल सेशंस जज बोल देते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, सिविल जज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जिनसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं जानी जाती हैं। ओके, ये जिला स्तर की होती हैं, जिले लेवल पे। अब हम बात करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो ये सिस्टम है, लीगल सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम है, इसमें ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो 2 बड़ी ब्रांचेस हैं, एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ, ठीक है। तो 2 तरह के कानून मेनली हमें मिलेंगे, एक तो क्रिमिनल हो जाता है, दूसरा सिविल हो जाता है। तो ये क्या है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ें
तो इट डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हरेसिंग अ वीमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी और मर्डर। तो चोरी का या डाउरी के लिए विमेंस को हरेस करने का या मर्डर का, इस तरह के जो केसेस होते हैं ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं, ठीक है। एंड इट यूजुअली बिगिंस विद लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। और यूजुअली इस तरह के केसेस में सबसे पहले जिसके खिलाफ कोई गलत काम होता है यानी जो विक्टिम है वो क्या करेगा, वो पहले पुलिस के पास जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराता है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। सबसे पहले जिसके खिलाफ भी कुछ गलत काम हुआ है, जो विक्टिम है, उस वो जाएगा पुलिस के पास, एफआईआर लॉन्च कराएगा, दर्ज कराएगा, और उसके बाद उसके बेसिस पे, एफआईआर के बेसिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उस क्राइम को, और एंड देन जो है कोर्ट में, अदालत में केस फाइल किया जाता है। इफ़ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाउंड। अगर जिसके खिलाफ भी वो केस किया गया है वो गिल्टी पाया जाता है, अपराधी पाया जाता है, तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये होता है क्रिमिनल केस लॉ का प्रोसेस। एंड अदर होता है सिविल लॉ। इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस। तो जो नॉर्मल केसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए जो ज़मीन के विवाद होते हैं, उसको खरीदना और बेचने के विवाद हैं, या परचेज ऑफ गुड्स हैं, कोई सामान है जो कि उसकी रेट कम है लेकिन किसी ने उसको महंगे पे ज़्यादा दाम में बेचा है, ठीक है, या किराएदार और मकान मालिक का आपस का झगड़ा है, या डाइवोर्स केसेस हैं। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। Or a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. तो इसमें अदालत में एक याचिका दायर करी जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी कोर्ट में एक पिटीशन, जिसको हम याचिका कहते हैं, वो दायर कर सकते हैं, और इस तरह के केस जो है वहाँ लड़े जाते हैं। जो अफेक्टेड पार्टी है वो याचिका दायर करती है। द कोर्ट गिव्स स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, ठीक है, और उसी याचिका के आधार पर कोर्ट आगे अपना कदम बढ़ाती है। फॉर इंस्टांस अगर हम बात करें लैंडलॉर्ड या टेनेंट की, यानी किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई विवाद हो रहा है, तो उसकी हम बात करें, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जो फ्लैट है यानी जो कमरा है, जो घर है, उसको खाली किया जाए, और जो पेंडिंग बिल है, जो रेंट है, उसको पे किया जाए। तो इस तरह के जो केसेस हैं, हम मेनली हमें समझना है कि इस तरह के जो केसेस हैं, सेल ऑफ लैंड है, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर है, डाइवोर्स केसेस हैं, ये सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। एंड मर्डर से रिलेटेड, हरेसिंग वुमेन फॉर डाउरी, थेफ्ट यानी चोरी, तो इस तरह के जो केस होंगे वो क्रिमिनल केस होते हैं या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो मेन ब्रांचेस हैं हमारे लीगल सिस्टम की। ओके, अब आपका लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर में, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या सभी लोग जो हैं, सभी लोगों के लिए न्यायालय एक्सेसिबल है? क्या सभी लोग कोर्ट जा पाते हैं? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच हैं, वो आराम से कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट उनकी पहुंच तक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अधिकार भी छीने जाते हैं, जिनके खिलाफ कुछ क्राइम भी होता है, जो विक्टिम हैं, ठीक है, जो पीड़ित हैं, लेकिन वो अदालत नहीं जा पाते। उसका रीज़न है, पहला रीज़न, एक तो उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो पुअर हैं। दूसरा नॉलेज, ठीक है, सभी व्यक्तियों के पास, सभी लोगों के पास कानूनी जानकारी नहीं होती है, नॉलेज का भी अभाव है, ठीक है। तो ना तो नॉलेज है बहुत सारा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा करना होता है कि वो लोग कोर्ट के यानी अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ओके, तो हम समझ लेते हैं क्या है। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। दिस इम्प्लाई दैट एवरी सिटीजन ऑफ हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक रूप से भारत के सभी नागरिक जो हैं वो अदालत जा सकते हैं, ठीक है, अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो।
एंड इसका मतलब है कि हर एक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। Now, second point is legal procedures involve a lot of money and paperwork which take up a lot of time. That is why poor people often avoid to go to the court to get justice. ये जो लीगल प्रोसीजर्स है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है, ठीक है, और लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड एंड पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से दैट इज़ वाई जो गरीब लोग हैं वो अक्सर इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उनके पास नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है और ना ही इतना पेपर वर्क करने की उनके लिए कानूनी समझ है, उनके पास नॉलेज है, ठीक है। और इसी वजह से थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इन 1980s. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. इस वजह से ही, क्योंकि सभी व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जिसका नाम दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ठीक है, PIL 1980s में, 1980 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। इसमें क्या हो सकता है, देखो PIL में क्या है, कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर कोर्ट में PIL यानी कि याचिका, पिटीशन दायर कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो गरीब है, जिसको नॉलेज भी नहीं है, कानूनी समझ भी नहीं है, ठीक है, वो झिझक रहा है कि वो अदालत नहीं जा पाएगा, तो उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति जिसको जो समझ है, कानून की नॉलेज रखता है, जो समझ है, जिसके पास पैसा भी है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मानव अधिकार होते हैं, और NGOज हमारे होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर, उस व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द लीगल प्रोसीजर, द प्रोसेस वाज सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL। और जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया की हमने बात करी थी, बड़ी टेढ़ी है, वो बहुत ही आसान कर दी गई, सिंप्लीफाई कर दी गई। और अब आप सिर्फ सिंपल एक लेटर लिख के भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एक लेटर लिखोगे, और वो लेटर भी PIL की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, एक याचिका, एक पिटीशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो हमारी अदालतें हैं, ठीक है, अब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जो अधिकार हैं उनको समझने के लिए और हमारे अधिकारों को दिलाने के लिए, ठीक। नाउ द जुडिशियरी सर्व्स एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो जुडिशियरी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल में रखती है। ये अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल, मिसयूज नहीं कर सकते हैं। और दज जुडिशरी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये हमने समझा कि किस तरह से क्या जो कोर्ट्स हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल हैं या नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कुछ केसेस के बारे में, ठीक है। तो एक हमारा राइट टू फूड होता है, जो भोजन का अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और इनको डिस्क्राइब किया गया है, क्या है इनके बारे में देखते हैं। फोटो 1, इसमें क्या है, इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन्ट दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। देखिए 2001 में राजस्थान एंड उड़ीसा में सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, और इसकी वजह से लाखों लोगों के पास भोजन की कमी हो गई, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। सेकंड आपकी इमेज है,
Meanwhile, the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. लेकिन इसी वक्त हम देखें तो जो सरकारी गोडाउन्स थे, ठीक है, वो अनाज से भरे हुए थे और वो खराब हो रहे थे, उनको चूहे खा रहे थे। तो फोटो 3 में क्या दिखाया गया है? इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर अमिडिस्ट प्लांटी, ठीक है, अब ये सिचुएशन कौन सी है? हंगर अमिडिस्ट प्लांटी। इसका मतलब है कि भूखा भी है और वहाँ अनाज भी बहुत ज़्यादा है। देखो, एक तरफ सरकारी गोडाउन्स है जो अनाज से भरे हुए हैं, दूसरी तरफ राजस्थान और उड़ीसा के लोग हैं जिनके पास खाना अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई? हंगर अमिडिस्ट प्लांटी। तो इस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, PUCL, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करी। क्या दाखिल किया? PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। It states that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food। और उस याचिका में बताया गया था कि हमारा संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ दिया गया है और उसी राइट टू लाइफ में एक इंक्लूड किया गया है राइट टू फूड। The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because of the godowns were overflowing with the grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all। ठीक है, तो स्टेट जो राज्य जो बहाना लगा रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो गलत साबित हुआ क्योंकि उनके जो गोडाउन्स थे, जो सरकारी गोडाउन्स थे, वो अनाज से भरे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला का रूल बनाया कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है अपने सभी नागरिकों को जिनके पास फूड नहीं है, भोजन नहीं है, उनको भोजन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो स्टेट है ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों की हो जाती है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उस PIL के आधार पर। एंड लास्ट में आपका बताया गया है, इट देयरफॉर directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, and to provide midday meals to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. सो ये आपने मिड डे मील के बारे में सुना होगा। ये मिड डे मील की योजना भी जो एनफोर्स हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही 2001 के बाद एनफोर्स हुई है। उससे पहले ये योजना थी 1995 से स्टार्ट हुई, लेकिन वो सरकारें अपनी तरफ से वो कर रही थी, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो 2001 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ये कंपलसरी हो गया था मिड डे मील्स योजना। ठीक है, तो इस तरह से हमने राइट टू फूड के बारे में जाना है, PIL के बारे में समझा वो क्या है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। अच्छा, ये आपने एक बहुत ही फेमस लाइन है जो सुनी भी होगी कभी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, न्याय में देरी भी न्याय न देने के बराबर है। तो ये आपने बहुत आसानी से देखा भी होगा कि अक्सर कर हमारे भारत में क्या होता है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस किया तो वो बहुत सालों चलते हैं, लंबे चलते रहते हैं। ठीक है, तो न्याय में जो देरी होती है वो भी न्याय न देने के बराबर होती है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसी की तरह साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।